हम लोग की फ्रेशर पार्टी थी और फ्रेशर पार्टी में मैंने कुछ डांस वगैरह किया, मतलब सीखा नहीं था, बस देख के ओ जाने जाना कुछ डांस किया। तो वहाँ पे हमारे एक टीचर हुआ करते थे, हार्डवेयर इंजीनियर राकेश अरोड़ा जी, बस वो मुझे लेके गए और 2000 की बात है और तब से मैं बस कर ही रहा हूँ कुछ ना कुछ। बीच में उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, तो लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको पॉजिटिवली चीज़ों को फेस करना चाहिए। देखिए, जब आपको पता है कि आप ही ने करना है और कोई भी नहीं है कि जो आएगा और वो करेगा, तो बेटर है, रोने से अच्छा है आप स्ट्रांग होके उन सिचुएशंस को फेस करें। कहते हैं जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं, और यही दिखाना चाहता है CEN न्यूज़। आइए आज ऐसी पर्सनैलिटी से मिलते हैं जिनका नाम है इरफान चौधरी, जिसके अंदर बखूबियाँ इतनी हैं कि उनको दिखाए बिना हम नहीं रह पाए। तो मिलाते हैं आज इरफान चौधरी से और बताते हैं उनके बारे में कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट हासिल की। इरफान जी नमस्ते। इरफान जी, आपका CEN न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करते हैं और हम आप ही के बारे में आप ही से जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और CEN न्यूज़ का कि मुझे इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाने के लिए। सबसे पहले बताइए, आप प्रॉपर जम्मू से बिलोंग करते हैं? देखिए, रीजन जम्मू है बट कस्बा भद्रवा है। मैं भद्रवा से हूँ और मेरी पैदाइश वहीं पे हुई है। स्कूलिंग डोडा में हुई, मेरे फादर वहाँ पे पोस्टेड थे, तो उसके बाद 12th के बाद फिर मैं जम्मू आया। अच्छा, ओके। इतनी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी और बड़े साइलेंट मोड पे आप इतने सालों से मैं देख रही थी काम करते हुए। डायरेक्शन में जाइए तो आप नंबर 1, एक्टिंग में जाइए तो आप नंबर 1, स्क्रिप्ट आप लिख लेते हैं, प्रोड्यूसर भी आप हो। क्या क्या कर लेते हैं आप, ज़रा हम सुनना चाहेंगे। मैं संध्या जी, मैं ना उस आदमी की तरह हूँ जो शादी में जाता है और उसको खाने का शौक है और उसको पता नहीं क्या क्या है, फिर वो स्टॉल्स पे जब जाता है उसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो प्लेट में डालता जाता है। तो मेरी लाइफ भी कुछ इसी तरह की रही है। मतलब कोइंसिडेंटली चीज़ें मेरे प्रोफेशन में ऐड ऑन होती गई, तो कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। तो आप बोल सकते हैं मास्टर ऑफ माई ट्रेड्स नहीं, हम जैक ऑफ माई ट्रेड्स बोल सकते हैं मेरे को। अभी रिसेंट एक मूवी आपने डायरेक्ट की है जिसका नाम है हंगर जी, जिसको मुझे लग रहा है कि 4 अवार्ड मिल चुके हैं जी इंटरनेशनल। उसके बारे में कुछ हम आपसे सुनना चाहेंगे। हंगर एक स्टोरी है, एक लड़की की स्टोरी है, सिंपल स्टोरी है। सिंपल इसलिए क्योंकि जो चीज़ें हमने फिल्म के थ्रू दिखाई हुई हैं ऑडियंस को, वो ऑडियंस को ऑलरेडी पता है क्योंकि वो हमारी आम जिंदगी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। तो बहुत से सोसाइटी के कुछ इश्यूज़ हमने लेके तो उनको एक माला में पिरोया है। कहानी एक लड़की की है, उसकी मदर है, एक मदर ही है सिर्फ उसमें। तो 2 दिन की उसकी लाइफ हिस्ट्री है, उसकी 2 दिन में क्या क्या होता है उसकी लाइफ में और एंड कहाँ पे होता है, बस वही उसका एक स्ट्रगल है 2 दिन का। ऐसा क्या किया उस मूवी में आपने कि आपको 4 अवार्ड मिल चुके हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल के? उसमें देखिए, स्टोरी बहुत ही सिंपल थी, आम स्टोरी है। मतलब आप जब देखोगे तो आप रिलेट करोगे, यार ये तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इस तरह का इंसिडेंट्स देखे हैं। बट एज ए डायरेक्टर मेरे लिए चैलेंजिंग था ये सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने लोगों के लिए बहुत काम किया आज तक, अपने लिए मैंने पहला काम किया है और फोकस करके, मतलब मैं ज़िंदगी में जितना कुछ सीखा तो वो सब कुछ जो टैलेंट है मैंने सब कुछ एक्सपेरिमेंट इस फिल्म पे किए। चैलेंजिंग फिल्म थी। स्टोरी इस तरह की थी कि मुझे स्लम्स में शूट करना है। स्टोरी इस तरह की थी कि मुझे जो मेरी मेन लीड है राधिका शर्मा, उसको पब्लिक में मुझे भेजना है और किसी को पता भी ना हो। बहुत सारी इसमें चीज़ें थी, एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी मेरे लिए। टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो कोशिश की हमने एक अच्छी फिल्म और फिल्म को एक सिनेमैटिक लुक दी हमने। बात करते हैं आपकी पर्सनल ज़िंदगी में, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं आपकी लाइफ में। यहाँ इरफान चौधरी एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा है, वहीं ज़िंदगी आपके साथ ना जाने कितने रंग दिखाना शुरू कर देती है। तो सुनने में आया है कि पीछे आपने अपने फादर साहब को खो दिया, तब भी आप स्ट्रॉन्ग, मजबूत
अपनी मदर के साथ पिलर की तरह खड़े रहे, तो कुछ जानना चाहेंगे आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में। संध्या जी, मैं स्ट्रॉन्ग ऑल्दो 2015 से ज़्यादा हुआ, जब मैं मुंबई में था और मेरा बालाजी में एक डेली सोप चल रहा था कलश करके एंड पिक्चर्स पे। तो उस दौरान मैं घर पे आया, तो 2 दिन के लिए मैं घर पे आया था। तो कुछ मेरे फादर की तबीयत कुछ मुझे लगा कि थोड़ी ढीली है, तो मैंने नेक्स्ट डे डॉक्टर से कंसल्ट किया और आई केम टू नो कि उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। ओह। तो वो दिन और जब उनकी ज़िंदगी का लास्ट डे था, मैं बिल्कुल उनके साथ परछाई की तरह रहा। तो चलिए, हमने आपको इमोशनल करने के लिए ये सब कुछ नहीं पूछा था। हम आपसे इसीलिए जानना चाहेंगे कि आपको देख के बाकी लोगों में भी हिम्मत आती है। लोग कहते हैं कि इरफान चौधरी को देख के हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी, वो हिम्मत आती है, और बहुत सारे लोग आज देखिए इरफान चौधरी बनने को तैयार हैं। इरफान चौधरी के जीवन में एक्टिंग का दौर कब से शुरू हुआ कि वो एक एज ए एक्टर लोगों को के अंदर आपने एक अपनी खुद की एक पहचान बना ली? मैं 2000 में जम्मू आया BCA के लिए। तो हम लोग की फ्रेशर पार्टी थी, और फ्रेशर पार्टी में मैंने कुछ डांस वगैरह किया, मतलब सीखा नहीं था, बस देख के ओ जाने जाना कुछ डांस किया। तो वहाँ पे हमारे एक टीचर हुआ करते थे, हार्डवेयर इंजीनियर राकेश अरोड़ा जी। बस वो मुझे लेके गए, और 2000 की बात है, और तब से मैं बस कर ही रहा हूँ कुछ ना कुछ। बीच में उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, तो लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको पॉजिटिवली चीज़ों को फेस करना चाहिए। देखिए, जब आपको पता है कि आप ही ने करना है और कोई भी नहीं है कि जो आएगा और वो करेगा, तो बेटर है, रोने से अच्छा है आप स्ट्रांग होके उन सिचुएशंस को फेस करो, क्योंकि करना तो अल्टीमेटली आप है ना। आप देखिए, आप इतना सोशल वर्क करती हैं, आप जितने नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करती है, तो जब आपको पता है आप ही ने करना है, तो किसी के सामने दुखड़ा रोने का कोई मतलब ही नहीं ना। फिर चाहे आप अपने घर के गहने बेच के कर लें, चाहे आप अपना लॉस कर लें अपने बिजनेस में, तो वो आपको करना ही है। तो बस मेरी भी वही एक शायद अच्छाई है कि मैं रोता नहीं हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। मतलब जब मेरे फादर साहब बीमार थे, तो तब भी उतार चढ़ाव बहुत आते हैं लाइफ में, और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब मैं वापस आया तो यहाँ पे तो क्योंकि अरसा हो गया था काफ़ी आए हुए, कुछ भी नहीं था, बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है। तो फेस किया सिचुएशंस को, और मुझे खुशी है कि मैं 7 साल अपने फादर के साथ था, और मैंने मतलब 7 साल उनकी ज़िंदगी मैंने ऊपर वाले से छीन ली। तो अच्छा लगता है जहाँ पे जब बच्चे आप अपने माँ बाप को। इरफान चौधरी बड़ा हो गया, यही कहना चाहती हूँ मैं कि इतनी जिम्मेदारियाँ आ गई, और मतलब मैं हटा नहीं उनसे पीछे। मैंने सुना है कि आप एक आइडल बेटे भी हो, अपनी माँ के सबसे अच्छे बेटे, जो एक श्रवण कुमार की तरह आपने माँ के साथ हमेशा से आपने उनकी देखभाल में उनको आपने स्ट्रॉन्ग रखा। हमेशा अंदर से आप आंसू बहा रहे थे, लेकिन बाहर आप एक स्ट्रॉन्ग किरदार को निभा रहे होते हैं। तो यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मूवीज़ में भी, बहुत सारी पिक्चर में भी ऐसे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। क्या कुछ ऐसा इरादा है आपका, कोई ऐसी स्क्रिप्ट चल रही है आपके दिमाग में? नहीं, देखिए, पहले जो आपने श्रवण कुमार कहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बच्चे को अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि आज मैं अगर हूँ तो वो मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, तो उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अदरवाइज़ मेरी अपनी क्या औकात है। तो मेहनत तो सभी लोग करते हैं, दुआएं बहुत कम लोगों के पास होती। मेरे पास वो दुआएं थी, मैं यहाँ तक पहुँचा। तो स्क्रिप्ट का तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, फादर पे मैं डेफिनेटली ज़रूर कोई सब्जेक्ट लूँगा, क्योंकि अंदर आपकी एक पैशन भरा पड़ा है। कहानियाँ आपके पास इतनी रहती हैं, जो बहुत सारी कहानियाँ मैंने भी आपके मुंह से सुनी हैं, जो आपके अंदर रहती है कि मैं आज ये स्क्रिप्ट तैयार करने वाला हूँ। आपको लगता है कि आपके इस हुनर को लोग पहचान पा रहे हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ के आपके इन प्रोजेक्ट को का हिस्सा बनने जा रहे हैं? संध्या जी, कुछ लोग हैं
जो मेरे अच्छे टाइम में भी मेरे साथ खड़े रहे हैं, मेरे बुरे टाइम में भी, और कुछ लोग हैं जिनकी वजह से अगर मैं यहाँ पे हूँ तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको यूज़ करके आपको साइड पे भी कर दिया अपना मतलब निकाल के। बट मैं समझता हूँ कि आप ना डेडिकेशन से अपना काम कीजिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली फल उसने देना है। वो आपकी नीयत आपके काम के प्रति कितनी साफ़ है वो सिर्फ उसको पता है और आपको पता है। और आप जब कोई भी चीज़ डेडिकेशन से करते हो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके मिलते ही हैं। एक तरफ बहुत अच्छा हो रहा था, एक तरफ इरफान चौधरी अवार्ड ले रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, अचानक फिर से आपकी ज़िंदगी में एक और हादसा हो जाता है। हमें पता चलता है कि इरफान चौधरी का घर शॉर्ट सर्किट से जल गया, पूरा राख हो चुका था। उस टाइम आपके दिल पे क्या बीत रही थी? मैं सच्ची बोलूँ, मैं उस वक्त भी हंसी रहा था। मतलब अब नहीं बचा सकते हैं, जब हो गया हो गया। मैं उस टाइम पे शूट पे था, हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत मेरे जो करीबी लोग हैं उन्हीं को पता है कि 2 महीने पहले मेरा घर जल गया। और मैं जिन कपड़ों में शूट पे था और मैं उन्हीं कपड़ों में काफ़ी दिनों तक रहा। बट मेरी मदर थी अंदर, क्योंकि मैं शूट पे था नहीं, और मेरी मदर उनको पार्किंसन है, उनकी एक साइड जो पैरालाइज्ड है। जी जी जी। तो वो बच गई, और मैं सिर्फ अल्लाह का ये शुक्र करता हूँ कि अगर उसको कुछ हो जाता तो मैंने क्या करना था, और गॉड फॉरबिड अगर वो बच जाती और वो जल जाती तो उस टाइम पे मैं शायद हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा होता कहीं ना कहीं। जी जी जी। आप फाइनेंशियली भी एक आपको स्ट्रेस रहता, आप मेंटली तो रहता ही। तो मैं बड़े, अगर मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ भी होगी इस पर तो मतलब मैं तो काफ़ी खुश था। मैं ठीक है, हो गया तो हो गया, हो सकता था इससे बहुत बुरा होता, तो हम लोग इतने में छूट गए। कहने का मतलब कि घर फिर से बन जाता हाँ, है। घर फिर से बन जाता है, आपकी माँ बच गई, वो बहुत है, वो बहुत है। एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है इन सब बातों में। इरफान जानना चाहते हैं, आपने शादी क्यों नहीं की? शादी मेरे को लगता नहीं अभी मेरी शादी की उम्र हो गई हुई है। यहाँ जिम्मेदारियाँ आपके यहाँ 2-2 3-3 शादियां करके लोग नहीं, बैठे वैसे हुए नहीं, हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो मेरे घर में अगर मैं नजर मार लूं तो दूर दूर तक किसी ने 2 भी नहीं की है। अच्छा। तो बस ये है पर कि आप एक शादी कब करने जा रहे हो? एक बहुत सारे शादी लोगों का ये क्वेश्चन अभी भी हो मैं सकता शायद है। मुझे लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता हूँ। जी। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत रहे, बस दिमाग में था कि सेटल हो जाएंगे, बट इम्तिहान चलते रहे ज़िंदगी में। ऊपर वाला, फिर मैं खुश रहता हूँ कि चलो दैट मीन्स कि उसकी नज़र मेरे पे है, वो मेरे को इम्तिहान में ढाल रहा है मेरे को बार बार। तो जिम्मेदारियाँ थी एकदम से पड़ी, क्योंकि जब तक मेरे फादर जॉब करते थे तो हमने बहुत केयरलेस एटीट्यूड रखा। ठीक है भाई, जो मर्जी है करो, उनका सपोर्ट था काफ़ी मेरे को। फिर जब वो बीमार हुए तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला, सच्ची बोलूँ तो। यहाँ आप कोई से पूछना चाहते हैं कि एक तरफ आप मुंबई शिफ्ट हो जाते थे, फिर अचानक हादसे होते हैं, आप जम्मू में शिफ्ट हो गए। अब अगला नेक्स्ट आपका क्या माइंड में क्या है? क्या आप फिर से वो मुंबई जाके अपना जो हुनर है वहाँ दिखाना चाहते हैं, या फिर अगेन जम्मू में रह के ही आप अपने हुनर को यहाँ के लोगों तक ही सीमित रख पाओगे? देखिए संध्या जी, छोटा मुंह बड़ी बात है, मैं जाऊंगा नहीं वापस। मैंने अपने आप को 4 इंटरनेशनल अवार्ड लेके प्रूव कर दिया कि जिसमें डेडिकेशन होगी, जिसमें हुनर होगा ना, वो उसको आप कहीं पे भी बिठा दो, उसने वहाँ पे भी अपना अचीव करना लाइफ का गोल। और जिसने नहीं करना है तो उसको जहाँ मर्जी भेज दो, उसने नहीं करना है। यहीं पे रहूँगा, क्योंकि मेरी मदर के रूट्स जुड़े हैं इस जगह से, तो वो तो जाएगी नहीं, दैट आई नो। तो यहीं पे रहूँगा, तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट्स करता रहूँगा। जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है जो स्कोप बाहर है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी वैसी फैसिलिटीज़ आपको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, या आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल सकती, बट ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे पास है हम उसमें काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर आपके पास स्क्रिप्ट उस तरह की होगी, आप ट्रीटमेंट उस तरह का दोगे जो आपके पास अवेलेबल है। आपके घर पे मेहमान है, अगर आपके पास महंगी क्रॉकरी नहीं है, आप किसी में उसको चाय दोगे ना, वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। मैंने सुना है इरफान चौधरी के बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं कि जम्मू में टैलेंट भरा पड़ा है, बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चों को
आप कुछ आगे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते नहीं, डेफिनेटली हो? देखिए ना, अगर मैं हंगर की बात करूं तो इसमें जितने भी लोग हैं सब जम्मू से हैं, तो प्लेटफॉर्म तो दिया ही ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी से फ्री में काम करवाया, क्योंकि मेरी एक नीयत थी कि मैं फ्री में काम नहीं करवाऊंगा। वो सब सुन रहे होंगे, वो सिर्फ मेरे पूरे क्रू में से लगभग 30 या 40 लोगों में से एक इंसान रहता है जिसकी पेमेंट मैं कर नहीं पाया, बट वो मुझे पता है मुझे कब करनी है। अच्छा, वो एक मौका होगा। तो वो जितने लोग हैं सब जम्मू से हैं जी, सब जम्मू से ही हैं। मैंने बाहर से किसी को नहीं बुलाया। जानना चाहती हूँ कितने प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं? देखो, बात एड फिल्म्स की करें तो मुझे याद भी नहीं है, काउंटलेस हैं। मुझे लगता है 2-2.5 हज़ार से जो ज़्यादा सबसे होंगे। आपके दिल के करीब थी? सबसे ज़्यादा मतलब किसमें? एड फिल्म में सबसे ज़्यादा एड फिल्म मेरी सबसे पहली एड मैंने सनशेड ट्रेडर्स की बनाई थी। और वो उस टाइम पे हम एक कॉन्सेप्ट ना कुछ अलग तरह का, क्योंकि उसका था सनशेड कभी भी कहीं भी। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि वो आसमान से पत्थर गिरता है, कोई जाता है और वो देखता है उसमें क्या है, फर्नीचर है। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम के लिए बहुत क्रिएटिव ऐड थी, जब मेरे को लगा कि नहीं यहाँ पे है कुछ दिमाग में, हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए एक यादगार ऐड थी। उसके बाद बहुत ऐड्स की, आज तक कर ही रहे हैं। जी जी जी। तो थिएटर भी किया है आपने? थिएटर मैंने पहले मैंने स्टार्ट एक्टिंग से किया था, टेलीविज़न से स्टार्ट किया था। मेरा फर्स्ट सीरियल था बारूद के सौदागर। तो उसके बाद मैं थिएटर में आया। मेरा थिएटर में पहला प्ले गोरी माँ के काले बच्चे, लोहार। तो फिर काफ़ी लंबे अरसे तक मैं थिएटर करता रहा। मैंने सुना है कि इरफान चौधरी को अपनी डोगरी भाषा से बहुत प्यार है और वो डोगरी के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपका डोगरी में जो आने वाला है या आप कर चुके हैं? मैं डोगरी में मतलब हम है तो सभी डोगरे ही हैं, चाहे आप भदरवा से हो, डोडा से हो, जम्मू से हो। जी बिल्कुल। तो जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑल दो वो उस लैंग्वेज में नहीं होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कल्चर हम दिखाते ही हैं। बट मेरा एक रिसेंटली एक गाना शूट हुआ, निक्की हारी ही। तो उस पर क्योंकि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि बिकॉज बीइंग ए मुस्लिम मुझे ज़्यादा अपना जो डोगरी हिंदू कल्चर का नहीं पता है। मैंने काफ़ी वर्कआउट किया उस गाने पे। तो बहुत जल्दी वो रिलीज़ होने वाला है। और मैंने अपने एज ए डायरेक्टर मैंने कोशिश की कि जो हम लोग का डोगरी कल्चर 50 साल पहले का है, जिसको कुछ लोग अभी भी है, कुछ गाँवों में है, लेकिन हम लोग शहर के लोग ना भूल चुके हैं। बस कुछ चीज़ें एलिमेंट्स रह गए हैं उसके, वो सारी मैंने उसमें दिखाई हैं वो चीज़ें। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था और मुझे अपने आप में बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि मैंने एक डोगरी सॉन्ग पकड़ा, क्योंकि वो सॉन्ग बहुत प्यारा है। जिस तरह से वो शादी पे बेस्ड है, वो एक औरत के संघर्ष है। वो जब शादी होती है, दूसरे घर में जाती है, वो किस तरह से क्या होता है। आपका कहना है कि आपने पूरी डोगरी कल्चर को इस गाने में दिखाया है। बिल्कुल। तो जैसे कि दर्शक जो भी आपको सुन रहे होंगे, सुनेंगे, वो जानना चाहेंगे, उनको क्यूरियोसिटी रहेगी कि ये वो लोग ये गाना कहाँ देख पाएंगे, तो आप बताना। टेरा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल है, उस पर वो गाना आएगा बहुत जल्दी ही। तो वो रिलीज़ होगा गाना, तो आप देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखो आजकल ना दुल्हन जाती है गाड़ी में जाती है, वो ख़त्म ही हो गया कल्चर। तो उसमें हमने वो एक पुरानी सी डोली चलती थी शहतूत के, वो जो लगते थे उसमें वो, और बेद बड़े वो क्या बोलते हैं केले की होती थी। तो वो सारा कल्चर हमने दिखाया हुआ उसमें। अच्छा, वही पत्तलों में खाना। यस एग्जैक्टली, उस तरह का वो पूरा कल्चर दिखाया हुआ है। वाओ, ये थे इरफान चौधरी, जिनके बारे में आज कुछ बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाई हैं हम लोगों ने। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ यहीं विराम लेते हैं। फिर से आएंगे एक नई शख्सियत के साथ और उनके बारे में आप सबको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय टुक्कर, जय डोगरा। हम लोग की फ्रेशर पार्टी थी और फ्रेशर पार्टी में मैंने कुछ डांस वगैरह किया। मतलब सीखा नहीं था, बस देख के ओ जाने जाना कुछ डांस किया। तो वहाँ पे हमारे एक टीचर हुआ करते थे, हार्डवेयर इंजीनियर राकेश अरोड़ा जी। बस वो मुझे लेके गए और 2000 की बात है और तब से मैं बस कर ही रहा हूँ कुछ ना कुछ। बीच में उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, तो लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको पॉजिटिवली चीज़ों को फेस करना चाहिए। देखिए, जब आपको पता है कि आप ही ने करना है
और कोई भी नहीं है कि जो आएगा और वो करेगा। तो बेटर है, रोने से अच्छा है आप स्ट्रांग होके क्या बात उन है। सिचुएशंस को फेस करो। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।